आज हम एक नए चैप्टर के साथ हैं फंक्शन। और ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जो कि पूरी कैलकुलस फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। यहाँ जो हमारी अप्रोच होगी वो फंक्शन की ग्राफिकल अप्रोच होगी, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ग्राफिकल अप्रोच हो सकता है समझने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचाएगी, ये याद रखिएगा। क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने की बहुत कम जगहों पे ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ जहाँ ग्राफिकल अप्रोच आप यूज कर सकेंगे, वहाँ आप केवल ग्राफ से चीज़ों को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले फंक्शन देखने से पहले हम देखेंगे रिलेशन, और उसके भी पहले जानने की कोशिश करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये देखते हैं, अगर ए और बी आपके दो सेट हैं, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कैसे होगा? ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ये कलेक्शन होगा किसका? ऑर्डर्ड पेयर ए बी का, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब ये है कि ए और बी अगर दो सेट हैं, इनके क्रॉस प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर ए बी जैसे होंगे, जिसका पहला पार्ट वो किससे आएगा? सेट ए से आ रहा है, और दूसरा किससे आ रहा है? सेट बी से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी अगर देखा जाए तो ये एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी के बराबर होता है। यानी जितने नंबर ऑफ सेट ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और सेट बी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उनके प्रोडक्ट के ही बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में होंगे? ए क्रॉस बी में होंगे। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं कि R2 स्पेस या 2D स्पेस के जैसे कहते हैं वो क्या है एग्जैक्टली वो भी दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे ए और बी को क्या ले लें? R इंटू आर, तो आर क्रॉस ये रियल नंबर्स को डिपेंड करता है, तो आर क्रॉस आर ये जो होगा हमारा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर इस लाइन को एक रियल लाइन आर कह दें और ये ऊपर वर्टिकल एक्सिस भी क्या है, ये हमारी आर हो जाए, तो ये जो सेट बनेगा, यानी जो इस 2D स्पेस बन रहा है, ये क्या होगा हमारा? आर क्रॉस आर, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको क्या कहते हैं? 2D स्पेस। ठीक है, ऐसे ही अगर हम आर क्रॉस आर तीन बार लें तो इसको किसके रिप्रेजेंट करेंगे? R3 स्पेस कहेंगे, और क्या कह सकते हैं? 3D स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो ये 3D स्पेस हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये आर हम n टाइम्स ले लें, आर क्रॉस आर एंड सो ऑन, कितने टाइम्स? n टाइम्स हमने ले लिया अगर, तो ये जो बनेगा क्या हो जाएगा? Rn स्पेस, या इसी को क्या कहते हैं? इसको बोलेंगे यूक्लिडियन स्पेस। इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? इसके एलिमेंट्स होंगे n पार्ट्स हो जाएंगे एक तरीके से देखा जाए, तो इसको क्या कहते हैं? n टपल्स कहते हैं। और जिसमें तीन होंगे उनको क्या कहेंगे? जैसे R3 में जो एलिमेंट्स बनते हैं वो क्या होंगे? आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट, वो क्या कहलाते हैं? ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके की चीज़ें, कुछ छोटी छोटी चीज़ें साथ में हो गई। तो इतना होने के बाद आइए देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट के ही साथ में फिर आगे बढ़ते हैं किस चीज़ पे? रिलेशन के लिए आते हैं। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। सपोज कर लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमने एक सेट ए ले लिया 1 2 3 4, और एक सेट हमने बी ले लिया, मान लीजिए 2 3 4, हमने ये दो सेट ले लिए। अब हम ए क्रॉस बी लिखेंगे तो क्या होगा? ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा? 1 का 3 के साथ में, तो 1 2, ये आप सभी जानते हैं, 1 3 1 4, फिर क्या हो जाएगा? 2 2 2 3 2 4, फिर हो जाएगा 3 3 3, सॉरी 3 3 भी हो जाएगा, 3 1 और 3 2 भी लिख देते हैं। तो चलिए 3 2 भी लिख दिया। ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेट में, क्योंकि ये भी एक सेट होगा 3 1 3 4। ऐसे ही क्या हो जाएगा? 4 1 4 2, 1 तो है नहीं, सॉरी ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 1 नहीं था, तो ये हट जाएगा। 3 3 3 2 3 4 होता, 3 3 3 2 3 4 होता। ठीक है, और एक बार इसको फिर से रेश करके लिख देता हूँ। 3 के साथ में 3 2
3 3 3 4 और ऐसे ही 4 2 4 3 4 4। तो ये जो आपका सेट बना ये भी एक सेट है और इस सेट के एलिमेंट्स कैसे हैं, ऑर्डर पेयर हैं। और ये जो सेट होगा वो ए क्रॉस बी होगा। इसके अगर हम कुछ सबसेट्स लिखें, सपोज करो P1 इक्वल टू हमने लिख दिया 1 2 1 3 2 2 और 3 4। एक हमने इसका सबसेट ले लिया P1, एक सबसेट ले लो P2। सपोज करो हमने ले लिया 3 2 3 3। मान लो एक सबसेट हमने ले लिया P3 और ये जो P3 हम ले रहे हैं हमने ले लिया 1 2 2 3 2 2। या एक काम करते हैं 2 2 की जगह इसको हम क्या कर लें 3 2 ले लिया हमने। ठीक है, हमने 3 सबसेट्स ले लिए हैं। अभी हमने ए क्रॉस बी लिया, ए क्रॉस बी के 3 सबसेट्स हमने चूज कर लिए। ये जो सबसेट्स हैं यही सबसेट्स क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं। ठीक है ना। तो अगर रिलेशन आर को हम डिफाइन करना चाहें तो रिलेशन एक आर रिलेशन लिखते हैं, तो आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर ये रिलेशन आर को हम डिफाइन कर रहे हैं तो ये क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड रिलेशन, यानी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। तो ये आर क्या है, सेट ए से सेट बी पर क्या है, रिलेशन हो गया। तो यहाँ P1 P2 P3 क्या हो जाएंगे, P1 P2 P3, ये सारे के सारे क्या होंगे, ऑल आर रिलेशन। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि सेट ए से सेट बी पे एक रिलेशन अगर हमको डिफाइन करना है तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ले लेंगे वो क्या होगा, रिलेशन होगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गई चीज़ें कि ये क्या है, रिलेशन है। क्या है ये, रिलेशन। ठीक है, आर फ्रॉम ए क्रॉस बी, सॉरी आर फ्रॉम ए टू बी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, रिलेशन देख लिया। अगर रिलेशन के ऊपर कुछ स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस या कुछ कंडीशन लगा दिए तो कुछ स्पेशल रिस्ट्रिक्शन या कुछ कंडीशन लगाएंगे तो वो जो है मैपिंग या फंक्शन में भी चेंज हो जाएगा। तो ये उस चीज़ को देखते हैं कि वो कैसे होगा। अच्छा, इस रिलेशन को जैसे हम एक चीज़ और देखना चाहते हैं, तो रिलेशन में अगर हमने कुछ चीज़ें लिखी थी तो हम P1 P2 P3 अगर हमने कुछ लिखा था, देखिए पिछले पेज पे हमने P1 लिखा था 1 2 1 3 2 2 3 4। तो P1 को हम एक और ऐसे तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन को भी देख लीजिए, 1 2 3 और क्या था यहाँ पे 1 2 3, हाँ ठीक है। इधर क्या लिया हमने 2 3 4, 2 3 4 और यहाँ है 1 2 3 4। ठीक है, तो इस पहले P1 में आपका क्या था, 1 रिलेटेड है किससे, देखिए 1 2 से, 1 3 से, 1 2 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है और क्या है 3 4 से रिलेटेड है। तो ये आपका क्या था, P1 था। ये कैसा रिलेशन था, P1 था। फिर P2 आपका क्या है, देखिए P2 है 3 2 3 3। ठीक है, P2 आपका यहाँ से दिखाते हैं 3 2 और 3 3, जिससे भी जुड़ा है। बाकी सारे एलिमेंट तो है ही हैं, तो 1 2 3 4 और यहाँ 2 3, चलिए यहाँ 4 लिख दिया। तो यहाँ पे देखें 3 एक एलिमेंट है जो 2 से जुड़ा है, 3 से भी जुड़ा है। इस रिलेशन को हम क्या नाम देंगे, P2, जो हम लोगों ने वहाँ लिखा था। ठीक है, तो हम एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये भी है, एक डायग्राम के रूप में इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिलेशन के ऊपर। अगर हम कुछ देखना चाहते हैं कि कंडीशंस अप्लाई की जाएँ जिसके बाद वो क्या बन सके, फंक्शन बन सके। ठीक है, तो ये फंक्शन और मैपिंग के लिए क्या कंडीशन बनती है उसको देखते हैं। ठीक है, तो रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए क्रॉस बी है, फ्रॉम सेट ए टू बी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम सेट ए टू बी, अगर ये कुछ चीज़ें सेटिस्फाई करें, क्या करे भाई, सेटिस्फाई करे
कौन कौन सी कंडीशन है? देखिए दो मेन कंडीशन है। पहली कंडीशन कौन सी हो जाती है कि नो एलिमेंट, नो इनर्ट एलिमेंट, कह सकते हैं कि नो इनर्ट एलिमेंट। कहने का मतलब ये है कि देयर शुड बी नो inert element इन सेट ए। जो पहला सेट है ए, उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि जो इनर्ट हो, यानी जिसका रिलेशन किसी दूसरे एलिमेंट बी के एलिमेंट से नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो पहली ये कंडीशन हो जाती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि वन एलिमेंट ऑफ सेट ए can't be related to more than one element of set B। कहने का मतलब है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक से अधिक एलिमेंट से नहीं जुड़ सकता है। ध्यान देने की बात यही है कि सेट ए का एक एलिमेंट मैक्सिमम एक ही एलिमेंट से जुड़ सकता है। ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया यहाँ पे कि सपोज करिए हमने लिया 1 2 3 ले लिया, यहाँ हमने ले लिया 2 3 4। 1 को अगर हमने 2 से जोड़ दिया और 1 को हमने 3 से जोड़ दिया, ठीक है, तो ये जो दूसरी कंडीशन है क्या ये फॉलो हो रही है? कोई एक एलिमेंट ऐसा नहीं, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता है कि जो एक से ज़्यादा एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या हो गया कि सेट ए और सेट बी में सेट ए का एक एलिमेंट 1 है जो दो एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी सेट जो दूसरी कंडीशन है ये फॉलो नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो एक से ज़्यादा एलिमेंट से जुड़ा हो। क्लियर है, कोई भी ऐसा एलिमेंट सेट ए में नहीं होना चाहिए जो एक से ज़्यादा एलिमेंट से जुड़ा हो। और पहली कंडीशन क्या कहती है कि ए में कोई इनर्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 और 3 की कोई इमेज नहीं दिखाई गई, ना तो 2 की कोई इमेज है ना ही 3 की इमेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी सेट ए में जितने एलिमेंट होंगे वो किसी ना किसी एलिमेंट से अटैच होने चाहिए सेट बी के। ठीक है, यानी 2 को भी किसी ना किसी से अटैच होना पड़ेगा और 3 को भी किसी ना किसी से अटैच होना ही पड़ेगा। ठीक, हाँ, एक एलिमेंट एक से अधिक एलिमेंट से नहीं जुड़ सकता, लेकिन एक से ज़्यादा एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से जुड़ सकते हैं। कहने का मतलब जैसे 1 2 3 और मान लो हमने यहाँ ले लिया 1 2 और 1 को भी 1 पे भेज दिया, 2 को भी 1 पे भेज दिया और हमने चाहा तो 3 को भी 1 पे भेज दे, नहीं तो 2 पे भेज दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जुड़ गए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेट ए का कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट से नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो शायद ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये दो कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं कि यानी सेट ए में कोई भी इनर्ट एलिमेंट ऐसा ना हो जो किसी से जुड़ा हुआ ना हो, इनर्ट का मतलब इनएक्टिव, या जो किसी से जुड़ नहीं रहा हो यहाँ पे। ठीक है, तो जो किसी से ना जुड़ रहा हो ऐसा एलिमेंट सेट ए में नहीं होना चाहिए, यानी ए का हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए बी के। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये कि ए का कोई भी एलिमेंट एक से अधिक एलिमेंट से नहीं जुड़ेगा बी के। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर ऐसी कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल होती है, देन हमारा जो ये फंक्शन हमने इससे किससे लिखा था, आर से लिखा था, तो आर फ्रॉम ए टू बी इज़ नोन एज फंक्शन। और इसी फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम फंक्शन या मैपिंग कह सकते हैं। ये दो कंडीशन अगर ये फुलफ़िल कर रहा है तो। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि अगर ये फंक्शन और मैपिंग बन गई तो फिर कंडीशन क्या चीज़ें हैं कि जो सेट बी है, क्योंकि अभी हमने क्या कहा आर, अब इसको हम फंक्शन हमने नाम दिया तो फंक्शन की जगह हम एफ़ यूज कर सकते हैं, आर की जगह एफ़ लिखते हैं। तो एफ़ अगर फ्रॉम ए टू बी एक फंक्शन या एक मैपिंग है, ठीक है, तो सेट बी के एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर कॉल्ड इमेज
and elements of set A are called pre-images of set B। ठीक, तो ये एक चीज़ें हो गई, कौन सी हो गई, ये इमेज की बात हो गई एंड किसकी बात हो गई, प्री इमेज की बात हो गई। ठीक, ये चीज़ें हो गई इमेज और प्री इमेज की बात। साथ ही साथ ए और बी को डोमेन और कोडोमेन भी कहा जाता है। तो सेट ए इज कॉल्ड डोमेन एंड बी इज कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। अब अगर हमने एक चीज़ कहा कि सपोज करिए सेट ए में 1 2 3 था, सेट बी में हमारे पास 3 4 5 था, 1 3 से जुड़ गया, 2 4 से जुड़ गया और 3 भी 4 से जुड़ गया। ठीक, 1 3 से जुड़ गया, 2 4 से जुड़ गया और 3 भी किससे जुड़ गया, 4 से। चलो 2 3 4 कह दिया, 1 2 से जुड़ गया, 2 3 से जुड़ गया, 3 3 से जुड़ गया। ठीक है ना, तो ये एक फंक्शन तो होगा, ये क्या होगा, हमारा एक फंक्शन होगा। क्योंकि सेट ए में कोई भी इनर्ट एलिमेंट नहीं है, सेट ए का एक एलिमेंट किसी एक ही से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है ये क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा। दूसरी बात जो है हमको जो देखने की है, रेंज की बात। तो रेंज वो होता है जो सारी इमेज का कलेक्शन हो। रेंज क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेज ऑफ set of elements of set A। यानी सेट ए के सारे एलिमेंट्स की जो इमेज बन रही हैं उनका कलेक्शन। तब देखिए 1 की इमेज 2 बनी यहाँ पे फिगर में, 2 की इमेज 3 बनी, 3 की इमेज 3 बनी। ठीक है ना, तो यानी जो सारी इमेज का कलेक्शन होगा आपके ऊपर वाले फिगर में, तो वो क्या हो जाएगा, अगर उसको हम रेंज एफ से दिखाएं, किससे लिखें, रेंज एफ से लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3। यहाँ पे 4 क्या इमेज है, नहीं, 4 किसी की इमेज नहीं है, इसलिए 4 को हम इमेज में काउंट नहीं करेंगे, तो ये रेंज में भी नहीं आएगा। तो क्लियर है, इस फिगर से आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि जहाँ बी मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, 2 3 4, तो बी का एक सबसेट है एफ। ठीक है, यानी रेंज जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, यानी जो फंक्शन जहाँ पे डिफाइन किया गया है सेट ए से बी पे, बी तो हमेशा कोडोमेन होगा, लेकिन बी के वही सारे एलिमेंट्स रेंज में आएंगे जो कि सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट के क्या बनेंगे, इमेज बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। उन्हीं को लेंगे जो केवल इमेज बन रही हैं, जो इमेज नहीं बन रही हैं उनको हम रेंज में काउंट नहीं करेंगे। इसलिए रेंज हमेशा कोडोमेन का एक क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं रियल फंक्शन का। सपोज करिए कि अगर ये फंक्शन एफ है, ये एक्स टू वाई पर क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, सेट एक्स से सेट वाई पर ये क्या है, फंक्शन एफ डिफाइंड है। अब अगर ये एक्स और वाई जो हैं ये दो के दोनों क्या हो जाएं, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या हो जाए, हमारा रियल नंबर सेट आर हो जाए, तो फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, एफ फ्रॉम आर टू आर। जो ऐसा फंक्शन होगा कहाँ से, रियल नंबर सेट से रियल नंबर सेट के ऊपर डिफाइंड होगा, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, रियल फंक्शन कहलाएगा। तो अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, यानी ये देखिए जो आर हमने लिखा है इसके साथ में एक लाइन और खींचते हैं, स्पेशली यही रिप्रेजेंटेशन का तरीका है रियल नंबर के, या फिर बुक्स में बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये रियल नंबर सेट के लिए ही रिप्रेजेंटेशन में, तो फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर या रियल नंबर टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल
नंबर 2 रियल नंबर इज कॉल्ड रियल फंक्शन। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हो गई जो है जिनको हम लोगों को जानना चाहिए था, ठीक है। और एक फंक्शन अगर हम यहाँ पे भी देख लें कि ए क्रॉस बी से अगर एक सी, ए और बी, ए बी और सी तीनों सेट हैं, तो ए क्रॉस बी से सी पे अगर एक फंक्शन डिफाइन किया जाए, क्योंकि ए क्रॉस बी भी तो एक सेट है, तो एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा फंक्शन होगा, इसको क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। ऐसे फंक्शन को क्या नाम देते हैं, बाइनरी ऑपरेशन नाम दिया जाता है। एक चीज़ ये भी क्लियर हो जाए। अब स्पेशली हम जहाँ एंटर करने चल रहे हैं, ये चीज़ें आप बिल्कुल भी अब स्किप मत करिए। ये तो जनरल जानकारियाँ हो गई कुछ, ठीक है, सेट रिलेशन को लेकर के, फंक्शन की डेफिनेशंस को लेकर के, जो हर किसी को पता है। एग्जैक्टली जो असली चीज़ है वो अब ये शुरू होता है कि हम ग्राफिकल अप्रोच क्या रखेंगे किसी उसमें फंक्शन को पढ़ते हुए। तो एक एक चीज़ों को हम क्लियरली डिस्कस करते चलेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कोई इक्वेशन, कोई एक्सप्रेशन दिया जाए और पूछा जाए कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो आप देख करके कैसे कह सकते हैं, क्या उसको आप सॉल्व करके चेक करके निकालेंगे फंक्शन है कि नहीं, कि हर यहाँ पे कोई इनर्ट एलिमेंट नहीं बच रहा है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज ना मिल रही हो, ठीक है ना। देखिए दो तरीके हो गए फंक्शन जानने का। पहला तरीका ये जो दो कंडीशंस थी कि पहले सेट में कोई इनर्ट एलिमेंट ना हो, तो हमको खोजना पड़ेगा कि कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं जिसकी इमेज ना मिल रही हो। फिर दूसरी चीज़ हमको खोजनी पड़ेगी, कहीं ऐसा कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं जिसकी दो इमेज मिल जा रही हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम ग्राफिकल अप्रोच से चलेंगे तो इसको काफ़ी इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि फंक्शन को चेक करने के लिए ग्राफिकल अप्रोच क्या होगी। चलिए, जैसे आपको एक फिगर बना करके कुछ दिखाते हैं कि अगर ये एक सर्कल बना दिया, ठीक है, सर्कल अब अच्छा नहीं बना है, कोई नहीं, इसको हटा करके फिर से बनाते हैं एक दूसरा सर्कल, ठीक है। एक एलिप्स बना लिया। चलिए एक पैराबोला भी बना लेते हैं, दो, और आइए कुछ चीज़ों को देखते हैं। अगर ये हमारी एक्स एक्सिस ऐसे जाए और ये वाई एक्सिस ऐसे जा रही है, ठीक है, ये भी हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इमेज हैं वो पॉइंट्स हो जाएंगे, ग्राफ के पॉइंट्स ही तो उसके क्या हो जाएंगी, और उसके करस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे हमने एक्स वैल्यू ली तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ की जो वैल्यू होगी वो ये और ये। अगर यहाँ से एक लाइन खींचे, सपोज करो ये 2 है, तो 2 की इमेज कौन बन रही है, मान लो यहाँ पे ये हमारा इसकी हाइट y है, तो ये -y हो जाएगा, तो ये 2 की इमेज ये y हो जाएगी और ये -y, यही तो इमेज बनेंगी। एग्जैक्टली किसी भी ग्राफ पे अगर हमको किसी पॉइंट के लिए इमेज देखनी है तो इमेज कैसे देखेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच करके। अगर हमने वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची और वो ग्राफ को दो पॉइंट्स पे या एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो यानी उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, दो इमेज या उससे ज़्यादा इमेज मिल जाएंगी। और एक से ज़्यादा इमेज होने का मतलब फिर क्या हो जाएगा कि सपोज करो कि ये 2 था, 2 की अगर हमारी दो इमेज मिल गई, इसको y1 कह दिया और इसको y2 कह दिया, तो ये y1 और ये y2 ये सेट बी के एलिमेंट्स होंगे। तो दो y2 से भी जुड़ा है, दो y1 से भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब दो की कितनी इमेज बन गई, दो इमेज बन गई, एक से ज़्यादा। और हमको पता है कि फंक्शन के किसी भी एलिमेंट की एक से अधिक इमेज नहीं बन सकती है, तो ये फंक्शन नहीं रह जाएगा। इसका मतलब ये पैराबोला जो आप देख रहे हो, ये पैराबोला क्या फंक्शन है, नहीं। ये जो सर्कल आप देख रहे हो क्या ये फंक्शन है, नहीं, ठीक है। ये वाला पैराबोला क्या फंक्शन है, नहीं। लेकिन ये पैराबोला फंक्शन है क्योंकि इसमें हर पॉइंट की एक ही इमेज है। पॉइंट्स के साथ यानी एक्स कोऑर्डिनेट आप वैल्यू लो और उसके करस्पॉन्डिंग वाई की कितनी वैल्यूज़ मिल रही हैं, जो वाई की वैल्यूज़ मिलेंगी वो क्या हो जाएंगी, उसकी इमेज देंगे, ठीक है। तो क्लियर है इस चीज़ को, फिर से एक बार हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक्स के करस्पॉन्डिंग जो वाई वैल्यूज़ मिलेंगी वो क्या है, उसकी इमेज है। एक्स की इमेज होगी क्या, वाई। ऐसे ही तो पढ़ते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। तो जो एक्स की इमेज होती है वो कौन होगी, वाई। किसके अंडर, फंक्शन एफ के अंडर में, ठीक है। तो वो हमको कैसे मिल रही है, तो इस चीज़ को हमने देखा, ठीक है ना।
यानी हमको क्या करना है, अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे, कामा इफ इट कट्स द ग्राफ इन मोर देन वन पॉइंट, अगर ये इसको एक से अधिक पॉइंट में कट कर रही है, देन इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है ना, तब ये क्या होगा, एक फंक्शन नहीं होगा। और अगर वन एंड ओनली वन पॉइंट में कट करती है वो लाइन, तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन होगा। ठीक है, यानी एक से अधिक में कट करेगी तो फंक्शन नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर हो जाए किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने पे। इसी के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि सर्कल, यानी सर्कल, इसका इक्वेशन जनरल क्वेश्चन जैसे ले रहे हैं, एक इक्वेशन ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ले लिया हमने, ये सर्कल है। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम एक्स की कोई भी वैल्यू लें, सपोज करिए हमने एक्स यहाँ लिया और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचा, तो ये इसको दो पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए सर्कल जो होगा वो हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, सर्कल क्या है, ये हमारा फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर इसी सर्कल को, ध्यान दीजिए, अगर इसी सर्कल को आधा ले लें, ऊपर का हिस्सा, अब वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचिए, तो ये इसको कितने प्लेस पे कट करेगी, केवल एक प्लेस पे। एक से अधिक प्लेस पे कट करेगी क्या, कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल खींच ले, एक से अधिक प्लेस पे नहीं करेगी। या लोअर हाफ ले लें, सर्कल का क्या ले लें, लोअर हाफ ले लें, क्या ये एक से अधिक प्लेस पे कट करेगी, नहीं। वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचिए, इसको एक ही प्लेस पे कट करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अपर हाफ या लोअर हाफ, तो कह सकते हैं कि अपर और लोअर हाफ्स ऑफ सर्कल आर फंक्शन। क्लियर है इस चीज़ को लेकर के। अब इनके इक्वेशन क्या होंगे, जो अपर हाफ का इक्वेशन होगा, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई बराबर क्या मिलता, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस होता ना, प्लस माइनस। तो इसमें ये जो प्लस वाला है वो क्या है, अपर हाफ है। ठीक है, जो प्लस वाला है ये क्या है, अपर हाफ है, और जो माइनस वाला है वो क्या है, तो जो प्लस वाला होगा वो है अपर हाफ, और जो माइनस वाला होगा वो क्या हो जाएगा, लोअर हाफ। यानी वाई बराबर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ये सर्कल का लोअर हाफ है। तो अगर आपको इस ढंग से दिया गया कि वाई बराबर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो भी ये फंक्शन होगा, या आपको दिया गया वाई बराबर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो भी ये क्या होगा, फंक्शन होगा। लेकिन अगर आपको दिया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, सर्कल फंक्शन नहीं है, लेकिन सर्कल का अपर हाफ और लोअर हाफ क्या होता है, फंक्शन होता है। सर्कल के अलावा ये देखते हैं हम लोग पैराबोला। चलिए क्या देखते हैं, पैराबोला। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर आप इसको इसका खींचें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसे जाएगा। ठीक है, जब ये इस तरीके से जाएगा तो वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन इसको कितने प्लेस पे कट करेगी, एक एक दो प्लेस पे कट कर रही है। ध्यान दीजिए, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको कितने प्लेस पे कट कर रही है, दो प्लेसेस पे कट कर रही है। और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन दो प्लेस पे कट कर रही है, तो एक्स बराबर ये जो भी पॉइंट है यहाँ पे आप देखिए, एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है, इसकी दो इमेज बन जाएगी, इसकी दो इमेज बन जाएगी। तो ये क्या क्या कहते हैं, फंक्शन होगा, तो नहीं होगा। जो फंक्शन में किसी भी एलिमेंट की एक से अधिक इमेज नहीं फॉर्म हो सकती। ये बात क्लियर है। तो पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax क्या है, ये फंक्शन नहीं है। कह सकते हैं पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर है।
लेकिन फिर से वही बात कि अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का केवल अपर हाफ बनाया जाए, तो अब देखिए कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी इसको केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी, एक से अधिक पॉइंट पे कट नहीं करेगी। इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा। तो अपर हाफ, ऐसे ही लोअर हाफ के साथ भी होगा, एग्जैक्टली ऐसे ही किसके साथ भी होगा, लोअर हाफ के साथ भी होगा। अगर ये लोअर हाफ बनाया जाएगा तो भी ये क्या होगा, किसी एक ही पॉइंट पे पैरेलल लाइन क्या करेगी, इसको कट करेगी, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो अपर हाफ या लोअर हाफ ऑफ, तो मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज अ फंक्शन। ठीक है ना, यानी अपर हाफ या लोअर हाफ अगर लेते हैं पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, तो वो क्या होगा, पैराबोला का वो जो होगा फंक्शन होगा। अब देखो इनका इक्वेशन क्या होगा, तो जो अपर हाफ का इक्वेशन होगा, अपर हाफ का फिर वही चीज़ है कि यहाँ से मिलेगा y बराबर प्लस माइनस 4 का रूट हो जाएगा 2 अंडर रूट ए एक्स प्लस माइनस 2 रूट ए एक्स। इसमें से जो प्लस होगा, जब हम केवल क्या लेंगे, y इक्वल टू प्लस 2 अंडर रूट ए एक्स लें, या y इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट ए एक्स लें, ये दो के दोनों ही अलग अलग क्या होंगे, फंक्शन हैं। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, फंक्शन है इंडिविजुअली, और ये भी इंडिविजुअली क्या है, फंक्शन है। लेकिन जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखा जाएगा तो फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ शायद मैंने बोलते समय लिख दिया लोअर हाफ, अच्छा हाँ ठीक है, तो ये लिखा हुआ था अपर हाफ एंड लोअर हाफ ऑफ, तो इसको थोड़ा सा इधर ही चाहे तो लिख देते हैं हम। यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको लिखे हुए में, यहाँ लिख देते हैं फिर से एक बार, अपर एंड लोअर हाफ्स ऑफ पैराबोला। ठीक है ना, आप पैराबोला वाई स्क्वायर 4x इज फंक्शन। ठीक है ना, वही यहाँ पे हमने नीचे इक्वेशन के साथ मेंशन कर दिया है। तो यहाँ तक आप क्लियर होंगे। सिमिलरली इसी तरीके से आप फिर से देख सकते हैं कि आप एलिप्स के लिए आइए, तो एलिप्स कैसा होगा। अच्छा नहीं, पैराबोला का एक और केस रह गया था। पैराबोला का जो दूसरा केस था वो क्या था, वो ये था कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लेंगे, देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन पैराबोला को केवल एक ही जगह पे कट करेगी, यानी पैराबोला एक्स स्क्वायर, पैराबोला कौन सा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इज अ फंक्शन। यानी अगर ऐसा पैराबोला आपको मिलता है तो आप इसको डायरेक्टली क्या कह सकते हो कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जब फंक्शन, तो इसमें अपर हाफ लोअर हाफ, हाफ तो है नहीं, या राइट या लेफ्ट हाफ की अगर भी बात करें तो भी फंक्शन है। पूरे पैराबोला की बात भी करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay तो भी फंक्शन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर था तो वहाँ पे उसका अपर हाफ और लोअर हाफ ही अलग अलग फंक्शन थे, पूरा का पूरा पैराबोला फंक्शन नहीं हुआ था। तो ये इसकी बात थी। नेक्स्ट आते हैं, किसकी बात करते हैं, एलिप्स की। एलिप्स की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसका शेप कैसा बनता है, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये आपका एलिप्स हो गया। एलिप्स को भी आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन एलिप्स को दो प्लेस पे काट रही है, तो इसका मतलब एलिप्स भी क्या है, फंक्शन नहीं है। तो एलिप्स दिस इज नॉट अ फंक्शन, पर बट लेकिन हम क्या कह सकते हैं, अपर हाफ एंड लोअर हाफ ऑफ एलिप्स इज अ फंक्शन। ठीक है ना, कैसे, फिर से हम आपको उसको दिखा देते हैं कि अगर ये अपर हाफ ले लो या ये क्या ले लो,
लोअर हाफ ले लो, तो कोई भी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन केवल इसको कहाँ कट करेगी, केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, फंक्शन होंगे। अब इनका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो ये वाई स्क्वायर से वाई की हम वैल्यू निकाल लेते हैं इससे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को भी उधर भेज दो, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और वाई इक्वल टू आ जाएगा, अब इसका हम क्या कर सकते हैं, रूट ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप ध्यान दें तो y बराबर हमारा क्या मिल गया है, माइनस प्लस या प्लस माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ये जो अपर हाफ होगा इसका इक्वेशन क्या होगा, y बराबर प्लस में, तो प्लस लिख दे रहा हूँ, b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ठीक है। और इस लोअर हाफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो ये दोनों इंडिविजुअली अगर अलग अलग दिए जाएंगे रूट के अंदर करके तो ये फंक्शन होंगे, और अगर ये रूट के अंदर करके नहीं दिए गए, आपको सिंपली एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 यानी एलिप्स का इक्वेशन पूरा दिया गया है, तो फंक्शन नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर के आप बिल्कुल क्लियर होंगे, उम्मीद है। एलिप्स के साथ में आते हैं हाइपरबोला, और हाइपरबोला में भी हमको कुछ चीज़ें देखनी होंगी, जो वैसे तो हाइपरबोला नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ कंडीशंस अप्लाई करें उसके ऊपर तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होगा वो चेंज होकर के फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो ये देखते हैं हाइपरबोला का केस। हाइपरबोला का अगर आप देखें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसका जो आप फिगर बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। इसका जो एसिम्प्टोट होता है, इसका जो एसिम्प्टोट होगा उस एसिम्प्टोट के ही आधार पे ये चीज़ें, अगर हम उसको एसिम्प्टोट का क्या करते हैं, रोटेशन कर दें, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल पहले इस केस को ही देखते हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल कट खींचें तो ग्राफ को ये दो प्लेस पे कट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये हाइपरबोला का जो इक्वेशन लिखा है इज़ नॉट अ फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन नहीं है। इसमें हम ऊपर वाला या नीचे वाला इस तरीके से रिमूव कर नहीं सकते हैं, तो अपर और लोअर का ऐसा कोई झंझट नहीं है कि हम कहें कि अपर जो होगा या लोअर होगा वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो सिंपली ये हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब आइए देखते हैं कि इसमें जो है अगर कुछ चीज़ें बदली जाएँ, ठीक है ना, तो क्या अंतर आ सकता है, क्या ये बन सकता है या नहीं बन सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके एसिम्प्टोट्स जो होते हैं, जो इनफाइनाइट पे जा कर के इसको टच करेंगे एसिम्प्टोट्स हो जाएंगे। अगर आप उनको देखें तो इसके जो एसिम्प्टोट्स होंगे, तो पूरा ही उड़ा दिया, एक सेकंड इसको वापस लाना होगा, देखते हैं कैसे आएगा वापस। आ गया, ये वापस आ गया, केवल इसको ले जाना था, ठीक है। तो जिसके एसिम्प्टोट्स बनेंगे, जो इसको कहाँ पे टच करेंगे, इनफाइनाइट पे ऐसे ही, ठीक है। इनका इक्वेशन क्या होता है एसिम्प्टोट का, अगर देखा जाए एसिम्प्टोट्स क्या हैं, टेंजेंट एट इन्फिनिटी, जो अनंत पे जा करके उसको क्या करते हैं, टच करते हैं, तो इसका एसिम्प्टोट बनता है, वो होता है y बराबर प्लस माइनस बी अपान ए एक्स। और अगर कंडीशन दी जाए कि b इक्वल टू ए कर दिया जाए, तो एसिम्प्टोट क्या बन जाएंगे, y बराबर प्लस माइनस एक्स, वाई बराबर हमारा क्या बन जाएगा, प्लस माइनस एक्स। तो यानी ये जो होगा चेंज होकर के इस इस हाइपरबोला को हम क्या कहेंगे, जबकि क्या हो जाए, व्हेन b इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो जो हाइपरबोला का इक्वेशन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर अपन बी भी क्या बन जाएगा ए, तो ए स्क्वायर बराबर 1, या यूँ कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये जो इक्वेशन बनता है ये किस चीज़ का इक्वेशन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसकी एसिम्पटोट्स जो हैं वो क्या हैं, एसिम्पटोट्स ये जो हैं y बराबर प्लस माइनस एक्स हैं। कहने का मतलब ये है कि y बराबर एक्स लाइन ये होती है, y बराबर एक्स ये, और ऐसे ही y बराबर माइनस एक्स लाइन ये होती है। और जो हमारा हाइपरबोला बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, जिसकी एसिम्पटोट्स कौन होगी, y बराबर एक्स। तो ये है, और चूंकि ये क्या होता है, इनके बीच का एंगल क्या होगा, एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल क्या बन गया इस केस में, 90 डिग्री। इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चूँकि क्या होता है, एंगल्स बिटवीन क्या है ये हमारी एसिम्पटोट्स इक्वल टू 90 डिग्री, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हुई। अब इसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को अगर हम 45 डिग्री से रोटेट कर दें, कहाँ से रोटेट कर दें, 45 डिग्री से, तो ये एसिम्पटोट कहाँ पहुँच जाएंगे, इस पे पहुँच जाएगा वाई एक्सिस पे, और ये एसिम्पटोट कहाँ पहुँच जाएगा, एक्स एक्सिस पे। ठीक है ना, तो यानी एसिम्पटोट्स इस बार कौन बन जाएंगे, एक्सिस हमारी बन जाएंगी। और जो हमारा हाइपरबोला होगा रोटेशन के बाद, वो रोटेशन के बाद हाइपरबोला कैसा बन जाएगा, वो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कैसा बन जाएगा ये रोटेशन के बाद, ऐसा। ठीक, इस केस में ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, जिसको हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को 45 डिग्री से रोटेट किया, तो जो हमारा हाइपरबोला बन करके मिला है वो ये फिगर होगा। और इस पर अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचे तो ये केवल और केवल किसी एक ही प्लेस पे कट करेगी। आपको यहाँ लग रहा होगा कि ये लाइन हो गई, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लाइन हुआ, ये एग्जैक्टली कहीं पर भी इसको दोबारा नहीं कट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। और अगर हम सी बराबर 1 दे दें तो एक्स वाई बराबर 1, 1 का स्क्वायर 1, सी बराबर 1 ले तो एक्स वाई बराबर 1, ये भी क्या है एग्जैक्टली एक्स वाई बराबर 1 या वाई बराबर 1 अपान एक्स। ये क्या चीज़ें हैं एग्जैक्टली, वाई बराबर 1 अपान एक्स भी क्या है, ये रेक्टेंगुलर हाइपर बोला ही है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये क्या है, स्पेशल केस है। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक स्पेशल केस एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो होगा ये हमेशा क्या होगा, फंक्शन होगा। इस चीज़ को हम लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, नोट कर सकते हैं क्या, कि स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंटेड बाई एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। ठीक है ना, और इसका भी स्पेशल केस क्या हो जाएगा, एक स्पेशल केस क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर 1। ठीक है ना, इज अ फंक्शन। क्लियर है इस चीज़ को लेकर के, तो ये होगा फंक्शन। ठीक है, अब और कुछ चीज़ें रह गई हैं जिनके बारे में देख सकते हैं। क्या लाइन एक फंक्शन होगी क्या, इस चीज़ को भी आइए देखते हैं। कोई भी लाइन ले लेते हैं, चलिए एक लाइन ऐसे ले लिया, ठीक है ना, एक दूसरा बनाते हैं, ऐसे ले लिया, एक तीसरी लाइन बनाते हैं, ऐसे ले लिया। अब तीनों लाइन को अगर आप ध्यान से देखिए तो वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन पहले केस में किसी एक जगह कट करी, दूसरे केस में किसी एक जगह कट कर रही, लेकिन इस केस में थर्ड केस जो है इसमें वाई एक्सिस के पैरेलल अगर हम यही लाइन खींच दें जो इसके ऊपर से होकर के चली जाएगी तो ये कितने प्लेस पे कट करेगी, इनफाइनाइट प्लेस पे कट करेगी। और इस लाइन का इक्वेशन वैसे होता क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खुद ही क्या होती है, एक्स बराबर के। ठीक है, यानी अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो वो कितने प्लेसेज पे कट कर रही है ग्राफ को,
इनफाइनाइट प्लेसेस पे, तो क्या ये फंक्शन रहेगा? नहीं। तो ये जो थर्ड केस है ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। लेकिन पहला केस फंक्शन है, दूसरा केस फंक्शन है। यानी नॉर्मली हम क्या कहेंगे, नॉर्मली ये कहेंगे कि अ स्ट्रेट लाइन, क्या कहेंगे, अ स्ट्रेट लाइन is a function, a straight line is a function, but a line parallel to y axis, ठीक है ना, a line parallel to y axis, इसका इक्वेशन क्या होता है, x बराबर k is not a function। क्लियर है? नॉर्मली तो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन जो होती है फंक्शन होती है। अब हम एक और चीज़ की बात इसी समय कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन के साथ में लगे हाथ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की भी तो बात कर सकते हैं। क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को आप देखिए, कोई भी दो पेयर ले लीजिए। चलिए हम लाइन को जो है उससे खींचते हैं, कलर चेंज करके। ठीक है, कोई भी आप दो लाइन ले लीजिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, हमने दो लाइन ले लिया। अब इसको आपने खींचा तो भी ये क्या कर रही है, दो पॉइंट पे कट कर रही है, फंक्शन नहीं रह जाएगा। कहीं से भी ले लीजिए और कैसी भी कंडीशन में ले लीजिए दो लाइन, हमने दो लाइन ये ले लिया, इनको भी आप वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचेंगे तो दो पॉइंट पे खींचिए, कट करेगी। ठीक है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल ही दोनों हो गई तो इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेंगी। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती हैं ये कभी भी फंक्शन नहीं हो सकती हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए कंक्लूजन के तौर पे, तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या नहीं है, इस चीज़ को एक जगह पे अगर कंक्लूड किया जाए, जिनको हम ग्राफ के थ्रू या सीधे सीधे देख सकते हैं और इनका यूज कैसे होगा उसको भी आगे देखेंगे। तो एक कंक्लूजिव उस पर पहुँचते हैं। तो सर्कल क्या होता है, फंक्शन। जैसे हम सर्कल के लिए लिखें तो सर्कल फंक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अपर एंड लोअर हाफ क्या होगा, फंक्शन। ठीक है ना, ये फंक्शन है। इनके इक्वेशन कौन कौन से होते हैं यहीं पे फिर से मेंशन कर देते हैं कि यहाँ से क्या बन जाएगा। अगर हम देखें अपर हाफ और लोअर हाफ की बात, तो क्या होता है, वैसे फंक्शन सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। हाँ, तो ये वाई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई बराबर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो ऐसे हो गया। पैराबोला वाले केस में भी हम लोगों ने क्या देखा था, ये फंक्शन है, और ये वाले नहीं थे। पैराबोला के केस में क्या था, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है, ये क्या है, फंक्शन है। लेकिन वाई स्क्वायर बराबर 4ax ये फंक्शन नहीं है। लेकिन y बराबर प्लस 2 अंडर रूट ए एक्स कॉमा वाई बराबर माइनस 2 अंडर रूट ए एक्स, ये क्या है, फंक्शन है। दैट इज अपर एंड लोअर हाफ्स ऑफ पैराबोला, ये क्या है, आर फंक्शंस। ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। सिमिलरली ऐसे ही एलिप्स के केस में पढ़ा था। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1, जो ये था ये फंक्शन नहीं था। लेकिन यहाँ से जो हमको मिलेगा y बराबर मिलेगा प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और y बराबर जो मिलेगा
माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये भी क्या है, फंक्शन है, ये भी क्या है, फंक्शन है। ये कौन सा है, अपर हाफ, और ये क्या है, लोअर हाफ है, ठीक है ना, एलिप्स का। तो ये भी फंक्शन हुआ, ये कंक्लूजन के तौर पे हो गया। इसके बाद जो हम लोगों ने देखा था हाइपरबोला, जिसका इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फंक्शन नहीं था। लेकिन जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, कौन सा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, और एक था एक्स वाई बराबर 1, इस तरीके से लिया था हम लोगों ने। इसी को हम क्या कह सकते हैं, या वाई बराबर 1 अपान एक्स। ये सारे के सारे स्पेशल केस हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के क्या हैं, स्पेशल केस हैं। ये क्या है, सारे के सारे फंक्शन हैं, ठीक। तो ये तो कंक्लूजन हो गया। स्ट्रेट लाइन और उसका भी लास्ट में हमने बताया था कि स्ट्रेट लाइन फंक्शन है जबकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे फिर से। तो ये इतनी चीज़ें आज के तौर पे हो गई। अब इनका हम यूज कैसे करते हैं, इस चीज़ के लिए आइए देख लेते हैं कि कैसे हम इनका यूज करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ दे दिया और कैसे पहचानना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है, आपको एक फंक्शन दीजिए R1 इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3। इसको देखते ही आप क्या कह सकते हैं कि x प्लस 2y इक्वल टू 3 क्या है, कि स्ट्रेट लाइन है, और ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो क्या y एक्सिस के पैरेलल है, तो नहीं है, ये y एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक लाइन है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या है, स्ट्रेट लाइन जो होती है वो फंक्शन है, फंक्शन है। तो इसको डायरेक्टली देख करके हम क्या कह सकते हैं, ये फंक्शन है, ठीक। दूसरा चलिए लेते हैं R2, एक फंक्शन लेते हैं, अगर है या नहीं इसको चेक करना है, एक्स वाई सच दैट एक्स अपान वाई बराबर 1 अपान 2। तो क्लियरली ये क्या है, फिर से 2x बराबर वाई, ये क्या दे देगा, 2x बराबर वाई, या 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन देखें आप, इसको ड्रा करिए तो आप देखेंगे कि ये जो है क्या है, हमारी वाई एक्सिस के तो पैरेलल नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब x इक्वल टू समथिंग आता, यानी जिसमें y का टर्म होता ही नहीं, y इक्वल टू 0 होता वहाँ पे y टर्म, ठीक है, y टर्म 0 होता। तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन होने की वजह से क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या है, फंक्शन है। एक इक्वेशन R3 देखते हैं, एक रिलेशन, क्या ये फंक्शन है या नहीं, इसको देखते हैं। एक्स कॉमा वाई सच दैट, इसको डिफाइन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। देखते ही आप क्या कहेंगे, ये सर्कल है, और सर्कल जो होता है क्या फंक्शन होता है क्या, तो फंक्शन नहीं होता है। आप यहाँ से तुरंत कह सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं होगा। R4 में अगर हम एक और इक्वेशन लिखें, एक एक्स कॉमा वाई, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, कैसा लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 18। तो पहली चीज़ तो आप ये पहचानिए कि ये क्या है, सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग अलग हैं, इसका मतलब ये सर्कल तो नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, एलिप्स होगा। ये क्या है, एलिप्स है, और एलिप्स अभी आपको पता था कि फंक्शन नहीं होता है, अपर या लोअर हाफ होता तो हो जाता, ऐसे एलिप्स फंक्शन नहीं होता है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सामने अगर कुछ चीज़ें आएंगी तो उसको हम देख करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पर जैसे देखना चाहें तो R5 इक्वल टू, अगर हम लिखना चाहें एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स अपान वाई बराबर वाई अपान एक्स, ये क्या होगा, सोच के देखिए, अच्छा ध्यान दीजिए, ये देखते हैं, एक्स अपान वाई बराबर क्या है, वाई अपान एक्स। ये इम्प्लाई क्या करेगा, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, ये इम्प्लाई करेगा क्या, वाई बराबर प्लस माइनस एक्स।
वाई बराबर प्लस माइनस एक्स क्या है एग्जैक्टली? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। वाई बराबर एक्स और वाई बराबर माइनस एक्स, हमको पता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कभी क्या होती है? फंक्शन नहीं होती है। तो ये फंक्शन होगा क्या? नॉट अ फंक्शन। कह सकते हैं डायरेक्टली ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इस चीज़ को लेकर के आएंगे और इनका यूज कैसे किया जाएगा ग्राफ के मेथड से।